आज आपने महिलाओं के मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए हैं, क्यों? महंगाई की मार से पीड़ित हैं। दुख इस बात का होता है कि हमने अपने आप को रिड्यूस कर लिया कि योर क्राइम वर्सेस माई क्राइम, योर स्टेट वर्सेस माई स्टेट, योर पॉलिटिक्स वर्सेस माई पॉलिटिक्स। भगवान श्री राम ने भी लड़ाई लड़ी है, और जब उनको माँ सीता को छोड़ने का समय आया, उन्होंने उनको भी छोड़ा, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स की लड़ाई लड़ रहे थे। जो पीछे से वार करता है ना, वो लीडर होता है। आप कुंभ मेला शुरू कर देते हैं, आप पार्लियामेंट में आकर पीठ थपथपा लेते हैं, तालियां बजवा लेते हैं। घर पे बैठकर भी हमने वो लीडरशिप दिखाई जो आप 100 बार भी मंत्रालय पे घुसकर जा रहे हो, आप नहीं कर पाए। मोहन भागवत जी ने बकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि ये रिजर्वेशन पे चर्चा की शुरुआत होना जरूरी है। आप लोगों ने अक्सर टीवी पे देखा होगा, जब मातोश्री को चुनौती दी गई, उद्धव ठाकरे को खत्म करने का जो संकल्प लिया गया, तो उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर लड़ने वाली लेडी, आयरन लेडी, इसके पहले कांग्रेस में थी, गांधी परिवार के बहुत करीब थी। एक अलग कहानी है कि वो कांग्रेस से शिवसेना में आई, लेकिन सहयोग अच्छा है कि अब महाविकास अघाड़ी में दोनों परिवार एक साथ हो गया है। प्रियंका जी हमारे बीच हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और यह चुनाव खासतौर से उद्धव ठाकरे के लिए मरने और जीने का सवाल है, मातृश्री के अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ रही है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना। अब ये 2024 का चुनाव साबित करेगा कि शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की है या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और महाराष्ट्र की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हम प्रश्नों का शुरुआत वहीं से करते हैं कि मातोश्री को चुनौती दी गई, शिवसेना को खत्म करने की साजिश की। इस चुनौती को आप किस रूप में देखती हैं? मैं ये देखती हूँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान और प्रजातंत्र के जो मूल नियम होते हैं उनको खत्म करने का काम किया। हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, पर ये देश के लिए हानिकारक जो काम हुआ है कि आप अगर सत्ता में नहीं आते हैं, और अगर कोई अलायंस आपसे हटता है और एक नया अलायंस बनता है, तो आप नए अलायंसेस बना सकते हैं, वो ठीक है। आप कश्मीर में जाकर पीडीपी को गले लगा सकते हैं, वो ठीक है। आप जेजेपी को हरियाणा में लगा सकते हैं, वो ठीक है। आप पलटू राम जो नीतीश कुमार जी कभी यहाँ कभी वहां रहते हैं, वो ठीक है। पर हमने ये कर लिया तो इनको इनको इतनी दिक्कत हुई कि वो लोग संविधान को भी दरकिनार करने को तैयार हैं और प्रजातंत्र के उसूलों को भी। तो वो हमने देखा। आपने कहा मातोश्री का अस्तित्व रहेगा या नहीं, मैं आपको एक चीज कह सकती हूँ, मातोश्री का अस्तित्व था, है और रहेगा। ये कोई धोखेबाज आकर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को तो लंबा एक्सपीरियंस है शिवसेना कवर करने का। शिवसेना में पहली बार ऐसा प्रहार नहीं हुआ है। अंदर से परिवार वाले ने भी कोशिश की थी शिवसेना को का अस्तित्व कम करने की, पर जब जब शिवसेना पे इस तरीके का प्रहार हुआ है, आपने देखा है हम सारे कार्यकर्ता और दुगनी शक्ति से हमें लड़ाई लड़ते हैं। और ये जो काम हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र की सरकार सत्ता बल धन बल का इस्तेमाल कर कर एक षड्यंत्र रचती है। दो प्रमुख राज्य की जो पार्टीज हैं, एक शिवसेना और एक एनसीपी, उनको तोड़ने का काम करती है। जो प्रखरता से महाराष्ट्र के अधिकारों की लड़ाई लड़ चुके हैं, उनका इतिहास है, पार्लियामेंट में रखते हैं, असेंबली में रखते हैं, उनको आपने तोड़ने का काम किया। तो जनता देख रही है, इसका खामियाजा तो भुगतेंगे। और दूसरा मैं कहूंगी कि ये लड़ाई जो होगी, लड़ाई बहुत स्पष्ट है, जनता के मन में तो बहुत स्पष्ट है कि उद्धव जी के लिए जो प्रेम है, उद्धव जी पे जो विश्वास है, और उद्धव जी का जो कार्यकाल रहा, वो स्पष्ट हो गया है कि वो जनता उनको समर्थन देगी। मैं विचारधारा की बात करता हूँ, क्योंकि शिवसेना का गठन जो है एक भूमिपुत्रों के न्याय, महाराष्ट्र मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए हुई थी। जिस शिवसेना की स्थापना शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया था, उन्होंने उनका बयान दिया था कि यदि मेरे को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की नौबत आएगी तो उस दिन मैं शिवसेना को खत्म कर दूंगा। प्रधानमंत्री कोल्हापुर में रैली में कहा कि जिस कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीना था, उसी से उद्धव ठाकरे ने समझौता किया। आप कांग्रेस में भी रही हैं, और कांग्रेस से जब आप कांग्रेस में थी तो शिवसेना के खिलाफ इसी तरह से आप प्रहार करती थी। अब शिवसेना में है, जब तक अलायंस नहीं था तो शायद आप सब पर प्रहार करती थी। आपको नहीं लगता कि विचारधारा में जो बदलाव हुआ है, इधर का उधर हुआ, वो जनता इस आपके मतलब नेताओं का तो मनोमिलन हो गया, क्या जनता भी आपके विचारधारा को अपने जमीन स्तर पर समझेगी और साथ आएगी? देखिए, एक होता है विचारधारा और एक होते हैं स्टेटमेंट्स। जो आपने बाला साहेब जी का, वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का स्टेटमेंट आपने बताया है,
वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। आज अमित शाह कहते हैं मैं पलटू राम के साथ कभी वापस अलायंस नहीं करूंगा। क्या हुआ? अलायंस हुआ ना। आप मुझे बताइए, हम एक राजनीतिक पक्ष हैं। एनजीओ होते तो हम बकायदा हम कहते कि जो हमें, पर जो लोग राजनीति से हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने हमारे 25 साल के गठबंधन को सम्मान नहीं दिया, जिनको लगने लगा कि वन्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बाद ये शिवसेना को खत्म करने का काम कर रहे थे, हमारे साथ हमारे बगल में खड़े रहकर, हम उनके खिलाफ हम कोई अपना अलायंस ना बनाए ना। हम लोग बस कहें कि हाँ आप कहेंगे हाँ तो हम कहेंगे हाँ, आप कहेंगे ना तो हम कहेंगे ना। आप कह रहे हैं हम 2.5 साल का आपको ये मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, तो हम कह देंगे हाँ जी हाँ जी हाँ। इनको हाँ जी लोग चाहिए, इनको ये लोग नहीं चाहिए जो अपने पक्ष रख सकें। ये नहीं चाहते हैं जो झगड़ालू लोग अपनी सत्ता के लिए, जो ये सत्ता के प्रेमी हैं, इनको सत्य की लड़ाई लड़ा सके। वो हमने लड़ाई लड़ी है। एक और चीज कहूंगी, बाला साहेब ठाकरे जी का बहुत स्पष्ट मानना था कि हमारा देश सबसे ऊपर है, हमारे जाति धर्म अलग है। जो देश के खिलाफ बोलेगा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अलायंसेस बनते हैं, बिगड़ते हैं। आप मुझे बताइए, जब हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ संबंध हुआ, कांग्रेस हमने औरंगाबाद का नाम बदला, छत्रपति संभाजी नगर बदला, जिसके लिए खुद कट्टर विरोधी कांग्रेस पार्टी थी, एनसीपी थी, पर हमारे साथ अलायंस में रहकर वो मान गए। ऐसे ही उस्मानाबाद को हमने नाम बदला, धाराशिव बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया राम मंदिर बनने का, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने होंगे देश के जो रामलला के दर्शन करने गए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद, और सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी रही होगी जिन्होंने 1 करोड़ का योगदान दिया कि भव्य राम मंदिर बने। हम इससे बात नहीं करते हैं क्योंकि हमारी राजनीति का विषय नहीं है, हमारी आस्था और हमारे धर्म का विषय है। हम इस पर वोट नहीं बटोरेंगे। जो वोट बटोरते हैं वो हर मंच पे इसकी बात करते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी, हिंदुत्व कहीं मिटता नहीं है, और उद्धव जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया है, हमारा हिंदुत्व ये है, दिल में राम हाथ में काम। आप मुझे बताइए, हिंदुत्व, हम लोग सब हिंदू हैं यहाँ पर, हिंदू सोच क्या ये है कि हम आपस में मतभेद करेंगे? क्या हिंदू सोच ये है कि हम एक परिवार नहीं हैं? क्या हिंदू सोच ये नहीं बढ़ावा देता वासुदेव कुटुंबकम? तो उस वासुदेव कुटुंबकम में जब हम सब एक परिवार हैं, तो क्या हमें सबके लिए समानता की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? ये मेरा धर्म कहता है। अगर आप कहो जहर घोलो, जातिवाद करो, आपस में हिंदू मुसलमान करो, एक ही देश के तो औलाद हैं हम, एक ही भारत माता को सब पूजते हैं। उसमें 19-20 क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? आप कहते हैं मंगलसूत्र छीना जाएगा। आपने तो सबके मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए हैं बढ़ती महंगाई से। तो क्या मैं जनता की आवाज नहीं उठाऊं? क्या मेरा धर्म नहीं कहता है, क्या मेरा हिंदू धर्म नहीं कहता है कि अगर कहीं गलती हो रही है मैं उसकी लड़ाई लड़ूं? तो हमारा जो हिंदू धर्म है बहुत स्पष्ट है कि आपस में कटुता कर कर देश नहीं आगे बढ़ेगा, और देश हमारे लिए सर्वोप्रिय है। कई नेता आए, उनसे जब हमने पूछा कि पार्टी क्यों टूटे, तो जब उद्धव जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि पुत्र मोह में पार्टी टूट गई। शरद पवार साहब की बात आई तो उन्होंने कहा पुत्री मोह में टूट गए। आप इस मोह को कैसे देखते हैं? आदित्य जी बहुत एक अच्छी बात कहते हैं। तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप इसलिए हार गई क्योंकि अमित शाह का पुत्र मोह, बीसीसीआई में उनके पुत्र को ना क्रिकेट खेले ना क्रिकेट का एक्सपीरियंस, उनको हेड बना दिया है। तो पुत्र मोह में हमारी देश भी हारा। इन्होंने तो देश को झुका दिया, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ऑल विनिंग पार्टी फाइनल्स तक जाती है, क्रिकेट टीम जाती है और फाइनल्स हारती है। तो मेरा जवाब उसी में है, पुत्र मोह पुत्री मोह से ज्यादा कौन सक्षम है और कौन आगे लेकर जा सकता है। ये पुत्र मोह नहीं है जिसने पार्टी तोड़ी है, ये आपका सत्ता मोह है कि महाराष्ट्र को कैसे सिर्फ एक जैसे लक्ष्मी जी का निकालिए यहाँ से और अपने गुजरात में भेजें, ऐसे इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि या धर्म भूमि नहीं समझा है, या मातृभूमि की तरह से नहीं काम किया है। इन्होंने बस ये देखा कि हाँ ये एक बड़ा राज्य है, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इसको कैसे काबू में लिया जाए, और इसी काबू के चलते आप हमारी इंडस्ट्रीज लेकर जा रहे हैं। आप जो जो इंडस्ट्रीज हम अपने कार्यकाल में लाए थे, उस समय पर जब कोविड की कहर थी, हम फिर भी दावोस में आदित्य जी जाकर 6 लाख करोड़ के हमने इन्वेस्टमेंट्स लाए थे, वो सब धीरे धीरे करके वहां जा रही हैं।
तो ये पुत्रमोह के जो भी आरोप अनाप शनाप बोलना चाहे, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, जो भी अनाप शनाप इनको बोलना है ये बोले, पर जनता समझ रही है कि आपने सत्ता मोह में, साम दाम दंड भेद नहीं कहेंगे, वो साम दाम दंड भेद चाणक्य जी कहते थे। ये लोग जो पापी चाणक्य हैं, अपने आप को चाणक्य बताते हैं, जो पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। यदि देखें आपके अलायंस की भी बात करें तो जिस तरह से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमेशा विरोध करते थे कांग्रेस का, और आप उन्हीं कांग्रेस के साथ अब उद्धव जी अलायंस करते हैं, ये लोगों के बीच किस तरह का मैसेज है? देखिए, आई टेल यू, एक बात बताऊं, बाला साहेब ठाकरे जी बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे। उन्होंने राजनीति में अपनी जो भूमिका बनाई और राजनीति में इतना लॉन्ग टर्म उनका करियर रहा, जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह के, उनकी आवाज से ही, उनके नाम से ही लोग थर थर कांपते थे, जानते थे कि कोई उनके साथ ऐसा काम महाराष्ट्र के खिलाफ काम नहीं कर सकता है जब तक बाला साहेब ठाकरे जी हैं। तो वो राजनीति में परिपक्व थे, और वो भी जानते अगर ऐसा टाइम आएगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी ही पीठ पे खंजर घोंपने का काम करेगी, तो 2 मिनट भी नहीं सोचते। राजनीति में है, समाज सेवा करने की जो बात है, समाज सेवा हम राजनीति के माध्यम से करते हैं, पर आपने हमें मजबूर कर दिया कि अलायंस तोड़े। और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, 25 साल का अलायंस है, और ज्यादा से ज्यादा अलायंस में हम विपक्ष में ही रहे, सत्ता नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा, जैसे ही आपके अच्छा टाइम आया, आपने इस तरीके के साथ विश्वासघात किया। तो आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी ये होती है कि आप जनता से जुड़े, आप जिस संविधान के नीचे काम करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के नीचे काम करते हैं, प्रजातंत्र के उसूलों के हिसाब से आपकी राजनीतिक पक्ष है, आप उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जो हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्या हम उनके साथ बने रहेंगे? आज आप देखिए, पूरे देश में देखिए, इनके कितने अलायंस हैं? 48 अलायंस हैं या 42 हैं। आप कोई भी उनके लीडर्स को जानते हैं? कोई भी ऐसा पक्ष है उनका जो उनके लीडरशिप को आप जानते होंगे, या कोई लीडरशिप आकर के मैं भी प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं? कोई ऐसी पार्टी है जो सक्षम है? अब तो नीतीश कुमार जी भी असक्षम है। आपने रामविलास पासवान जी की पार्टी को 2 टूक कर दिए। शिरोमणि अकाली दल आपका लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाय था, आपके साथ नहीं है। क्या किया है आपने? कुछ तो कमियां उनमें रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। संक्षिप्त सा आंसर चाहेंगे कि ठीक है, ये तो बाहर की बात है, उद्धव साहब अपने परिवार को, अपने जो पार्टी के नेताओं को, एकनाथ शिंदे जी को भी मैनेज नहीं कर पाए, वो भी तोड़कर, ये कैसे हो? अरे परिवार को कैसे? परिवार तो सब लोग साथ में हैं। जो सही परिवार है वो उनके साथ रहा, काडर जो है वो हमारे साथ है। जो जो पैसों के बल पे, जो इस मोह में कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, उस मोह में चले गए, पार्टी के साथ दगा देकर। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था। सवाल उनसे पूछिए कि ऐसा क्या आप में कमी छोड़ी उन्होंने। आपके, चलिए आप कहते परिवार, क्या श्रीकांत शिंदे को टिकट नहीं दी उद्धव जी ने? क्या श्रीकांत शिंदे के पास इंपॉर्टेंट रोल नहीं था पार्टी में? युवा सेना के इंपॉर्टेंट कोर कमेटी मेंबर थे, पूरा जो मेडिकल वो था डिपार्टमेंट, वो संभाल रहे थे। अब मैं आपको एकनाथ शिंदे की बात करती हूँ। एकनाथ शिंदे जी बार बार कहते हैं मैं ऑटो रिक्शा चलाने वाला, आज आप लेक्सस में चल रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप ही की मेहनत थी? क्या पार्टी ने आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी? और उस समय पे मैं आपको एक और चीज कहती हूँ, पार्टी जब टूटी थी, पार्टी के टूटने से पहले जब नया अलायंस हुआ, आपको अगर उसका विरोध था, आपने शपथ क्यों भागते भागते ली मिनिस्ट्री की? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों जनता को देख सोचते हैं कि जनता का विवेक इस्तेमाल नहीं करेगी जनता अपनी? तो मैं बस संक्षिप्त में कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को जाना था, हम कितना भी रोकने की कोशिश करते, कभी ना कभी तो जाते ही। तो उद्धव जी ने भी बहुत स्पष्ट कहा, मेरा वचन सबसे ऊपर। अगर आपको पता है, जब हमारे मीटिंग हुई, जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी, जब ये पूरा पहले जो लोग गए थे सूरत, साहब ने आकर हमसे बस एक चीज कही थी कि मैंने ये वचन दिया था, अलायंस बना था, तब आप लोग सब मेरे साथ थे। अब अचानक से आप लोग को इस अलायंस से दिक्कत होने लग गई है, तो अगर आप कल जाने की सोच रहे हो, आज ही चले जाइए, क्योंकि मैं किसी को अपना हाथ मरोड़ने नहीं दूंगा। और आज उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ा और आप लोग ने मुझे जबरदस्ती की कि हाँ वापस जाइए, फिर कल कोई और आके खड़ा होगा। तो जिसको जाना है, मैं ये लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मैं लड़ रहे हैं, जनता का विश्वास जीत रहे हैं।
शुरुआत में आपने बोला कि उद्धव ठाकरे जी का घर भी टूटा, पार्टी भी टूटी। ये घर टूटने के बाद में राज ठाकरे ने अलग पार्टी तैयार कर ली, जो आज महायुति के साथ है। उनका क्या इफेक्ट है, क्योंकि 4 तारीख से वो भी अभी प्रचार में उतर रहे हैं। देखिए और नारायण राणे जी के साथ में पहला प्रचार सभा वो लेने वाले हैं सिंधु में। देखिए सबसे पहले तो महायुति से महायुति कम है, महाझूठी ज्यादा है। जिस तरीके से जूते चप्पल चल रहे हैं आपस में, अब तक कैंडिडेट नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं। आप ही का हेडलाइन है महायुति में अभी भी पेंच कायम। तो ये हालत है। अब मैं आपको बताती हूँ मनसे का क्या हाल हुआ है। आपको दिल्ली बुलाया जाता है, पहले तो अमित शाह जी टाइम देने में, सवेरे मीटिंग होनी है दोपहर में देते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं, चलिए हम आपको 2 सीट्स देंगे पर आप हमारे सिंबल से लड़ोगे। विश्वास दिखाते हैं, कितना विश्वास है उनका। बस उनको एक ठाकरे सलीम चाहिए था। फिर वो मना कर देते हैं, ठीक है हमें नहीं चाहिए। फिर आकर यहाँ पे अटकलें लगाई जाती है, शायद उनको राज्यसभा मिल जाएगी, उनकी बेटी को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। वो भी सब सामने नहीं आते हैं। फिर कहते हैं बालानंद काउलकर जी मुंबई साउथ लड़ेंगे, फिर वो मना होते हैं। फिर वो एक मीटिंग रखते हैं, बड़ी रैली रखते हैं, और उसमें कहते हैं मैं, वो क्या होता है, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अनकंडीशनल सपोर्ट आपने दिया, चलिए अच्छा है, 0 + 0 + 0 + 0 0, पर फिर भी आपने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। अब हालत ये है कि मुंबई में भी आपकी वोट बेस है, पर आपको महाझूठी अलायंस बुला भी नहीं रही है हमारे लिए प्रचार करिए। और आप किसके साथ प्रचार करने जा रहे हैं? वो नारायण राणे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, बाला साहेब ठाकरे जी के साथ गद्दारी की, फिर वहां से कांग्रेस पार्टी गए, फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी आए। तो मैंने आपको उनका यानी ठाकरे को ठाकरे रिप्लेसमेंट वो नहीं देखेगी जनता, ऐसा? अब अगर आपको ऐसा लगता है, जब बीजेपी नहीं देखी, बीजेपी कह रही है सिर्फ अपना सरनेम ले आओ हमारे अपने साथ, बाकी हम देख लेंगे। यानी आप सोचिए, उन्होंने सब कोशिश की, 2 पार्टी तोड़ दी, उन्होंने सोचा पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दें, पूरा एक प्रचार यंत्र लगा दिया उद्धव जी के पीछे कि देखो ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे ऐसे ऐसे, लेगेसी नहीं, ये नहीं होनी। फिर भी जनता कह रही है कि आप लोग गलत। तो आप क्या करेंगे? अब आप कह रहे हैं अब चलो अब वो सरनेम ही उठाना है, तो वही है। एमपी आए थे अभी परसों, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग जब उद्धव जी के पास में गए थे, एमएलए ने अलग भूमिका लेने के बाद में ये लोग सूरत निकल गए, और मैं उद्धव जी के पास में सारे एमपी गए थे, और उन्होंने ये बताया कि उद्धव जी के, यानी हमने बोला था कि आप एक कुछ निर्णय कीजिए, जो भूमिका लीजिए, तो उद्धव जी ने बोला था कि मैं पीएम का कैंडिडेट हूँ, या संजय राउत ने ये बोला था कि पीएम का कैंडिडेट मैं भी हो सकता हूँ, यानी उद्धव जी हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ बात हुई थी, ऐसी कोई मीटिंग हुई थी? ये राहुल शिवाले होंगे। सही मैं क्लियरली, क्योंकि ऐसे झूठों को मैं इजीली पकड़ सकती हूँ कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। या उनके साथ में बात हुई तो वहाँ हमारे जब भी उद्धव साहब हमसे मिले, और देखिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आई, मैं यहाँ पे सच्चाई की लड़ाई लड़ने आई। मैं देश के जो विजन है उसको बदलने आई, ये सोचकर कि मैं किसी तरीके का मेरा योगदान रहेगा। तो मैं राजनीति से हटकर मैं आपको सही जवाब दूंगी और सत्य बोलूंगी। जब उद्धव जी मिले, हम सबके साथ मिले, हम सारे एमपी थे, और ये झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है, और सच्चाई यही है कि उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। उद्धव साहब ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया, जिनको मैं अभी फिर से दोहराऊंगी, जिसको लगता है मैं गलत हूं वो प्लीज कल जाते हो आज चले जाओ। पर ये लोग फिर भी झूठ बोलते रहे। अब मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, झूठ बोलते रहे हम आपके साथ हैं। और क्या किया, जब राष्ट्रपति चुनाव आया, सब भागे पन्नास खोके के लिए भागे ना। हमने भी राष्ट्रपति को वोट दिया, हमने भी जो फर्स्ट ट्राइबल राष्ट्रपति हमारे देश के, हमने उनको दिया, तो ये क्यों भागे? तो ये झूठ आकर परोसते हैं मीडिया चैनल्स पर, उनको लगता है इनका झूठ नहीं पकड़ा जाएगा। इससे बड़ा झूठी और फरेबी कौन, झूठा और फरेबी कौन? मैंने आपको नाम ठीक बता दिया ना। सही एकदम। तेजस ठाकरे आ रहे हैं विधानसभा के टाइम तक आएंगे पॉलिटिकल? उन्होंने ऐसा तो कुछ बताया नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल। देखिए, एक परिवार पूरा एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है, वो परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जैसे मैं भी हूँ, परिवार का एक हिस्सा हूँ। हम शिवसेना जो चलती है, और मुझे अंतर अगर मैं कांग्रेस पार्टी में और शिवसेना में देखूंगी, शिवसेना एक परिवार के रूप में चलती है कि तुम अगर अपने आप को इसको एक परिवार का हिस्सा मानती हो, आप आओ योगदान दो। अब परिवार का हिस्सा नहीं मानते हो, तभी भी कोई गिला शिकवा नहीं, तुम अपने हिसाब से काम करो। तो तेजस जी इस समय पर देख रहे हैं कि परिवार में
इस समय पर सबको योगदान देना है, हम सब अपना काम कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, कहीं उनको लगेगा कि अब मुझे राजनीति में ही आकर योगदान देना है, तो आई एम वेरी सर्टेन कि कुछ निर्णय लिया जाएगा। पर एज ऑफ नाउ वो जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, रैलीज के माध्यम से उद्धव जी के साथ जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमारी कुछ मीटिंग्स में भी शामिल होते हैं, उन्होंने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। मैम, मेरा एक सवाल था कि हिंदुत्व का ढोंग कर महंगाई से और रोजगार से बच रही बीजेपी, इस पर आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। आप देखिए 2014 में वादा किया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब महंगाई हो गई अपरंपार और फिर भी कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। तो इसके लिए उद्धव जी ने एक बड़ा अच्छा नारा लगाया, अब की बार तड़ी पार। तो अगर आपको जनता की आवाज नहीं सुनी है, आप महंगाई से औरतें पीड़ित हैं, पुरुष पीड़ित हैं, इनकम बढ़ नहीं रही है, रोजगार के माध्यम बन नहीं रहे हैं, और किसानों की आय दुगनी कहने की बात की थी, बुलेट ट्रेन 2024 में लाने की कही थी। किसी भी तरीके से आप मुझे बताइए, आज आप इतनी रैलीज आप लोग देख रहे होंगे मोदी जी की, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? कभी लगता है कहीं उनका संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। अरे मंगलसूत्र का मैं आपको बताऊं, जो हाईएस्ट, मैं आरबीआई का डेटा बता रही हूँ, हाईएस्ट लोन्स अगेंस्ट लोन जो हुआ है वो इन्हीं पिछले 2 सालों में हुआ है। तो आज आपने महिलाओं के मंगलसूत्र गिरवी रखवा दिए हैं कि वो महंगाई की मार से पीड़ित हैं। सारी एजुकेशन आप प्राइवेट कर दे रहे हैं, रेलवेज को आप प्राइवेट करना चाहते हैं, आप पोर्ट्स प्राइवेट, एयरपोर्ट्स प्राइवेट, सब प्राइवेट कर दीजिए। अब आप देखिए एयरपोर्ट पे आपकी जो फीस होती है कोई नोटिस नहीं कर रहा कितनी बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म टिकट इतनी तेजी रफ्तार से बढ़ गई है। सीनियर सिटीजन के जो डिस्काउंट होता था, लोग प्रभावित है, वो खत्म कर दिया है। आपने कोई वीडियोस देखे होंगे थर्ड एसी सेकंड एसी में जिस तरीके से आपने कोचेस कम कर दिए, जनरल कोचेस, जिस तरीके से भीड़ जाती है, तो आपको सिर्फ वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी है, बाकी सबको लाल झंडी दिखाकर खत्म। यानी बेसिकली ये है कि वो भी प्राइवेटाइज करके अडानी को दे दो, काम यही हो रहा है। तो हम ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप वो मुद्दों से हटाकर आप इसमें जनता को बीच में लाना चाह रहे हो, पर जनता भी अब समझ गई है। अब 2 टर्म दिए हैं ये उम्मीद में कि आप भैया हमारी पूछोगे, करप्शन खत्म करने की बात थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उठाकर दे दिया। क्या है मैम, जैसा कि इतिहास भी है शिवसेना का अपना कि प्रीतिश नंदी से लेकर संजय निरुपम और आप मतलब राज्यसभा उन्होंने भेजा और राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन स्थानीय स्तर पर या तो महाराष्ट्र में या मुंबई में हिंदी भाषियों को जन प्रतिनिधित्व शिवसेना के माध्यम से नहीं मिल पाया। इसका आप क्या कारण मानती हैं और शिवसेना से हिंदी भाषी किस तरह जुड़े, इसके लिए क्या मुद्दे उनके पास, आपकी पार्टी के पास हैं जी? कि कांग्रेस पर ही पूरा भरोसा है? नहीं, हमें किसी पे मैं कहूँ, हमें अपनी आपको सक्षम करना है, हम अपने आप को सक्षम मानते हैं। और हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ग होंगे जो हमसे नहीं जुड़ पाए होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ जुड़े, और कहीं भी उनके मन में असमंजस हो या उनके मन में किसी तरीके के सवाल हो। और आपने प्रीतिश नंदी जी के बारे में बात की, संजय निरुपम की बात की। अब संजय निरुपम जी दूसरी पार्टी भी छोड़ बैठे हैं। अब रही मैं तो कहती हूँ कि एक महिला को जो जिनका मूल स्थान मेरे पेरेंट्स का उत्तर भारत से आता है, मथुरा से आते हैं, उन्होंने ये विश्वास से दिया कि देखिए हम चाहते हैं आप लोग हमसे जुड़े, और जो हमसे जुड़ेगा हम उनको जगह देंगे। और मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि अगर कहीं भी एक जन हमें सक्षम लगा या नेता उभर कर आता है, तो ऐसा कहीं नहीं है कि उद्धव साहब उनको किसी तरीके से पीछे रखने की कोशिश करेंगे। मैं मानती हूँ कि अब समय आ गया है कि उत्तर भारतीय जो कहा जाता है अरे वो तो सब बीजेपी को वोट करेंगे, अब वो अपना मन बनाए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पे भी बहुत विवेक है। वो विवेक क्योंकि वहां पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था उत्तर भारत में, महाराष्ट्र आए हैं, और महाराष्ट्र में देखें किस तरीके से आज ये यहाँ पे हो रहा है, कल दूसरे राज्यों में होगा। इधर हमसे जुड़े, पार्टी से जुड़े, पार्टी के लिए पार्टी पूरा विश्वास जताएगी। कॉर्पोरेशन से लेकर जो भी एम्बिशन होते हैं, विजन होता है अपने लिए, हम पूरा करने की कोशिश करें। लोकसभा का एक चेहरा आप भी हो सकती थी मुंबई से, तो हाँ, हो सकती भारतीयों में एक अलग संदेश जाता हिंदी भाषियों में कि भाई शिवसेना ने एक, देखिए अभी 48 बीजेपी कांग्रेस में वही चल रहा है, तो मुस्लिमों को नहीं दिया तो वो नाराज हो चुके हैं नसीम खान जी। तो ये जोड़ने का एक जो शिवसेना को मैंने तो अमीन पटेल जी ने उसका एक बहुत अच्छा जवाब दिया, और मैं आपको वही दोहराना चाह रही थी। 48 सीट्स हैं जिसमें से हम 22 पे लड़ रहे हैं, और जैसे इन्होंने शुरुआत में कहा कि ये हमारे लिए लड़ो या मरो वाली लड़ाई है,
तो इस समय पर हमें हमारे मन में कोई नहीं है कि हमने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उद्धव साहब पे छोड़ी हुई है। साहब इस समय पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि फिटिंग करने के लिए। आई बी वेरी ऑनेस्ट, जो केपेबल है टू विन, हम सब अपनी मेहनत उनके लिए कर रहे हैं। और मैं मानती हूं कि अब राज्यसभा मुझे दी, इससे बड़े क्या, मैं सिर्फ ऐसे ही कटोरा लेकर बैठी रहूं कि साहब आप मुझे देते रहें और मैं कोई योगदान ना करूं। मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी पार्टी ने, इतना बड़ा पद दिया, परिवार का हिस्सा माना। आज कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे मैं उनके साथ मंच पे साझा नहीं होती हूँ। और फिर भी मैं कहूँ अरे आपने मुझे लोकसभा नहीं दिया, उत्तर भारतीयों का ध्यान नहीं दिया। नहीं, मेरी आइडेंटिटी महाराष्ट्र, इंडियन, फिर मेरा प्रांत, और मेरा प्रांत तो महाराष्ट्र, मेरे परिवार का प्रांत उत्तर भारत है। तो मैं अपने आप को कहीं भी ये नहीं मानती हूँ कि उत्तर भारतीयों के लिए नहीं काम हो रहा है। जब आप कोविड का समय देखेंगे, आपको तो पता ही होगा, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, कि रेलवेज ने हमसे पूरा फेयर लिया है। और जिन लोगों का मन था उत्तर भारत वापस घर लौटने का, हमने पूरा योग काम किया है। तो किसी तरीके का मन में भेदभाव हुआ हो या कुछ हो, और जिन्होंने किया वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं। वही सरनेम के पीछे जिनको दिल्ली बुलाया, जिन्होंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ काम किया, आज वही भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है? कोई ये जो गद्दार सेना है उनसे पूछ रहा है? कोई नहीं बताएगा। मैडम, पार्टी टूटने के लिए जैसे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे प्रमुख की वजह से पार्टी टूटी। शिंदे के साथ जो लोग हैं उनका कहना है कि संजय राउत जो सुबह सुबह उठ के लोगों को गालियां देते हैं, उसकी वजह से बीजेपी से इतनी मतलब वैमनस्यता बढ़ी है कि बीजेपी ने हमारे पीछे ईडी लगा, हमको मजबूरी में जाना पड़ा। तो आपको भी लगता है कि संजय राउत के जो मतलब बयानबाजियों की सुबह में उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, या मतलब कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है? दो चीजें कहूंगी। सबसे पहले पुत्रमोह की बात करूं तो आपको पता है थाने और कल्याण में श्रीकांत शिंदे को क्या कहा जाता है? जूनियर चीफ मिनिस्टर। जूनियर चीफ मिनिस्टर या शैडो चीफ मिनिस्टर। निर्णय लिए जाते हैं टेंडर के, वेंडर के, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वहीं से होते हैं। एक फोटो वायरल हुई थी जहां वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए थे। आप पुत्रमोह की बात कर रहे हैं, पुत्रमोह को लेकर इन्होंने गद्दारी की। क्या पुत्रमोह है वो जो आज पूरा डी फैक्टो मुख्यमंत्री बने हुए हैं? वो उससे बड़ा पुत्रमोह तो कुछ नहीं। कभी आपने आदित्य जी का सुना कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं? वो उनको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दी, टूरिज्म मिनिस्ट्री दी, जो लाइट वेट मिनिस्ट्री एज पर जनता के जब मन में आता है कि अरे ये तो लाइट वेट मिनिस्ट्री है, पर उन्होंने उसको भी टर्न अराउंड किया। दूसरी चीज आपने राउत साहब के बारे में बोली। आप राउत साहब की जो पॉपुलैरिटी है बीजेपी के हिसाब से मत नापिए। बीजेपी क्या कहती है उससे हमें क्या लेना देना। आप महाराष्ट्र के कोई भी इंटीरियर्स में जाइए, आप उनकी पॉपुलैरिटी समझेंगे। और रोज सवेरे 9 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, वो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही फर्क नहीं पड़ता, देश के गलियारों में उनकी चर्चा होती है। आप मुझे कोई और रीजनल पार्टी बताइए जो सवेरे 9 बजे पूरे नेशनल एजेंडा रखती हो। आप कोई एक रीजनल पार्टी बताइए। वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए, एज ऑफ नाउ नेशनल पार्टी है, बट देख लीजिए। तो एक एजेंडा सेट करना है, एक अपने हिसाब अपना पक्ष रखना है, पत्रकारिता के माध्यम से भी, अपने लेख के माध्यम से भी, और अपने बातचीत के माध्यम से भी। तो वो उनकी पॉपुलैरिटी है। हो सकता है किसी को एकदम से लगता हो कि टू वेरी इन योर फेस है, बट दैट्स अ स्टाइल। ये बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है, विपक्ष बहुत तबीयत से इसको उठा रहा है कि संविधान बदलने की प्रोसेस है। बिल्कुल, कितना इसको अरे बिल्कुल है। मैं आपको बताती हूँ, आरएसएस के आप कोई भी पब्लिकेशन पढ़िए, वो हमेशा रिजर्वेशन के खिलाफ बोले हैं। 2015 में मोहन भागवत जी ने बकायदा एक इंटरव्यू में कहा कि ये रिजर्वेशन पे अब चर्चा की शुरुआत होना जरूरी है। 2017 में फिर से रिपीट किया उन्होंने, समीक्षा होनी चाहिए, जो भी क्या कहा जा रहा है। अब बताओ 2025 में आरएसएस को 100 साल होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको ये तोहफा देना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं 400 पार कर दीजिए। इनके खुद के प्रत्याशी बोल रहे हैं
अगर आपको आपकी नीयत ऐसी है कि आप जो समानता की हम लोग बात करते हैं, जो समानता जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़कर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया, उसको अगर खत्म करने का काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जनता के सामने लाएं। और मैं मानती हूँ ये बिल्कुल उनका काम है, ये उनकी सोच है ही। मैम, रिजर्वेशन पे तो बाला साहब ठाकरे भी इस तरह का पक्ष रखते थे कि समीक्षा होनी चाहिए और उस आधार पर, आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, जाति आधार पर नहीं। चलिए, तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। एक होता है स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट बोला है, और काफी लोग कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस के हिसाब से होना चाहिए, इकोनॉमिकली एम्पावर करना चाहिए। बहुत, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। नहीं नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। भागवत जी बोल रहे हैं। नहीं नहीं, एक ना 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 नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड। अगर प्रधानमंत्री के प्रत्याशी आकर बोलने लग जाए, अरुण गोविल जो भगवान श्री राम के रामायण पे उन्होंने भगवान श्री राम का अवतार के भूमिका निभाई थी, अगर यहाँ पे प्रीतम मुंडे नहीं, अपनी नहीं, अनंत हेगड़े बोल रहे हैं, अपनी उसने भी बोला है महाराष्ट्र में, जो बीड से उनकी कैंडिडेट, नहीं प्रीतम नहीं है इस टाइम, उनकी बड़ी बहन पंकजा मुंडे हैं। पंकजा मुंडे जी ने ये कहा है कि संविधान बदलना जरूरी है। आपको हर तरफ से, आप मध्य प्रदेश जाएं तो वो ये बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश जाएं तो ये बोल रहे हैं, तो क्या संविधान आप बदलने की मंशा है? तो ये सवाल बहुत स्पष्ट है। एक होता है राय, ओपिनियन दी है, एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट ओपिनियन है कि किसी को लगता होगा इकोनॉमिकली बैकवर्ड हिसाब से देखना चाहिए, किसी को लगता होगा कि किसी और हिसाब से देखना चाहिए। तो ये ओपिनियन होती हैं, एक स्टेटमेंट होता है और एक होता है इंटेंट। और आज मदरशिप कौन है बीजेपी की? मदरशिप तो आरएसएस ही है। जो विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आरएसएस की ही जो बेस है उससे लड़ रहे हैं ना। आज बीजेपी कहाँ से पनपा है? एक आरएसएस की सोच और विचारधारा से ही पनपा है। मैं 2-3 सवाल पूछूंगी। पहला ये रहेगा कि पार्टी का भी विजन क्या है, क्या भी है आपका, उसके साथ कि कितने भी आगे जाए महिला सुरक्षा, ये क्वेश्चन आज भी उठाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और एज अ लेडी, एज अ वुमेन, आप पार्टी में काम करें, सरकार में है, आपका एक्सपीरियंस कैसे है? तो 3 चीज़ें हैं। पहले तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि देखिए, एक महिला के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, और जिस तरीके से अटकलें लगाई जाती है, जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जाती है, सवालिया निशान होता है कि ये इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे बढ़ गई, किसने इसका समर्थन दिया, किसने इसको सपोर्ट दिया। अरे भाई साहब, वो जमाना गया। 17वीं सदी में हमारे पुरुष रह रहे हैं जो राजनीति में है, हम महिला 21वीं सदी में पहुंच चुकी हैं। हम सक्षम हैं, इसलिए हमने जगह बनाई। तो ये, और हमारी पार्टी ने उसको रिकग्नाइज किया। सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं रिकग्नाइज करती। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। आज कांग्रेस पार्टी में भी, मैं कांग्रेस पार्टी जब मैंने छोड़ी थी तो उनको मुझे एक प्रवक्ता के ही रूप में देखते थे। प्रवक्ता से आगे प्रियंका कहाँ बढ़ेगी, कोई उनका विजन नहीं था। होता है, मैं उस पर, मैं आई डोंट वांट टू ग्रज एनीथिंग, पर ये सच्चाई है। आज भारतीय जनता पार्टी में भी इतनी महिला प्रवक्ता आपको दिखती हैं। उसके बाद क्या, एक दौर था जहां प्रवक्ता जो ये अपनी स्मृति ईरानी है, निर्मला सीतारमण जी हैं, सुषमा स्वराज जी थी, उन सबको महत्वपूर्ण भूमिका मिली। पर अब जो इनके प्रवक्ता आ रहे हैं उनके लिए आगे फ्यूचर क्या? ये एक विजन होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए हमेशा ये कीप ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स कि हाँ, आई एम केपेबल। दूसरी चैलेंज जो आता है, जब मैं राज्यसभा में आई तो क्या होता है, लोग ऐसे कहते हैं, अरे तुमको क्या पता है, तुम्हें कितना फाइनेंस के बारे में पता है, तुम्हें क्या टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तुम्हें क्या डिजिटल इंडिया के बारे में पता है? अरे तुमसे ज्यादा पढ़ी हूं मैं, भले ग्रेजुएट डिग्री है, पर पढ़ लिख तो लेती हूँ, अखबार पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ और इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक बार मुझे याद है, मैं ये वेब 3.0 के बारे में बात कर रही थी कि देश में वेब 3.0 एक हकीकत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मैनेजमेंट, बिग डेटा, ये सब हमें ये रोजगार के माध्यम बनाने पड़ेंगे, स्किलिंग करनी पड़ेगी। आईटी इंडस्ट्री जैसे हम जानते हैं एंड व्हाट इट इज गोइंग टू बी, हमें अपने एम्प्लॉयज को रीस्किल करना पड़ेगा। तो वो एक मैं उनका नाम नहीं लूंगी, एक एमपी ही है, उन्हें आगे कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या समझ में आया जो तुमने खुद ने बोला, तुम्हें किसी ने स्पीच लिख कर दी। मैंने कहा, वाह, आप अपने देश की महिलाओं को यही सोचते हैं, तो सोचते रहिए, आपको आपकी सोच सलामत है। ऐसी चीजें होती हैं। बट इन टर्म्स ऑफ एनकरेजमेंट, अब दौर आ गया कि महिलाओं को एनकरेज किया जाता है कि अब आप आइए राजनीति में, सिर्फ वोट मत दीजिए, आप आकर भागीदारी लीजिए।
So that is a positive change which I see happening. कि सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, सब अच्छा भी है. दूसरी चीज आपने मुझसे पूछा महिला सुरक्षा को लेकर. हाँ, आई थिंक महिला सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, और एजेंडा राजनीतिक एजेंडा नहीं है. ये एजेंडा जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी का एजेंडा है. ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक एजेंडा है, जो हम सिग्नेटरी हैं, इंडिया सिग्नेटरी है. दुख इस बात का होता है कि हमने अपने आप को रिड्यूस कर लिया कि योर क्राइम वर्सेस माई क्राइम, योर स्टेट वर्सेस माई स्टेट, योर पॉलिटिक्स वर्सेस माई पॉलिटिक्स. और अब फॉर एग्जाम्पल अभी कर्नाटका में जेडीएस के एमपी हैं, देवेगौड़ा जी के ग्रैंडसन हैं. इतनी महिलाओं का शोषण किया है, वो वीडियो सामने आ रहे हैं. और बहुत सारे तो ऐसे थे कि जॉब की ट्रांसफर्स के लिए अगर कोई महिला जा रही है तो इट हैज बीन, अब वो अलायंस में है राइट विद बीजेपी. उनके काफी वीडियोस की चर्चा पहले से थी, फिर भी उनको टिकट दी गई, प्रधानमंत्री वहां पे कैंपेन कर रहा है, वो सामने उजागर हो रहा है. पर अब तक हमारी जो एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चलो राजनीति जो है एक तरफ है, जो एनसीडब्ल्यू चेयर होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस एंड जेंडर इक्वालिटी. अब तक उन्होंने मुंह नहीं खोला है. हमारी जो विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ नहीं बोला. वो अमेठी में चुनाव में व्यस्त हैं, पर कुछ तो अपनी सेक्रेटरी को बोल दीजिए, जॉइंट सेक्रेटरी को बोल दीजिए कि इस पर बिल्कुल एक स्टेटमेंट जारी करो, पर नहीं किया है. सो एज फार एज विमेन क्राइम्स आर कंसर्न, आई थिंक अब समय आ गया है कि वी थिंक अबाउट प्रिवेंशन रादर देन पनिशमेंट. पहले स्टेप 1. सेकेंड, कीप आवर पॉलिटिक्स अवे फ्रॉम ensuring a safe environment for our women. तीसरा जो मैं मानती हूँ कि वो बजट्स को इंक्रीज करना महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और पुख्ता करना. वी नीड टू गेट मोर टेक savvy, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर. आई टेल यू, अगर टाइम है हमारे पास तो बस एक एपिसोड बताना चाहूँगी. सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है इतनी इन्वेसिव हो गई है कि एक किसी की फ़ोन हैक होता है. एक बच्ची थी, 18 साल की लड़की थी, मेरे बेटे के साथ पढ़ाई कर रही थी. उसका फ़ोन हैक हुआ, उसकी कोई प्राइवेट इमेजेस रही होंगी, उस पर्सन ने मिसयूज़ करके उसकी प्राइवेट इमेजेस ऑल ओवर द सोशल मीडिया इंटरनेट डाल दी. वो लड़की रोते रोते मेरे पास आई कि आंटी प्लीज़ हेल्प मी. एंड मैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने इस मुद्दे को उठाया. मैंने वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जहाँ से ये हैकिंग हुई और ये स्प्रेड हुआ, उन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, पर तब तक इट वाज आउट देयर. अब आप सोचिए 18 साल की बच्ची, वो अपने करियर की सोचे या ये, और वो क्या होने लगा, वो वायरल विद इन कॉलेज ग्रुप्स होने लगा. पीपल हु न्यू हर वर स्प्रेडिंग इट. हाउ डू वी कंट्रोल दैट? आई थिंक दिस इज सच अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी विल हैव टू वर्क ऑन इट in spite of politics. I'm very passionate about it. This is something which I'm very passionate about. तीसरी चीज़ जो आपने कहा कि आने वाले समय में पार्टी का क्या आइडिया रहेगा, तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर कि जो जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं, हमने अपना पूरा मैनिफेस्टो निकाला है, जिसमें सबसे पहले तो हमारे लिए मराठी को एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल देना, महिलाओं की भागीदारी इकोनॉमी में कैसे बढ़नी चाहिए, खास करके महाराष्ट्र से जो महिलाएं हैं उनको इकोनॉमी में कैसे उनको बढ़ोतरी दें. फिर किसानों के लिए हमने बताया कैसे हम उनको, एक होता है लोन फ्री करना कि लोन हमने वेव ऑफ कर दिए, एक होता है कैसे उनको अटैच करें टू लोन्स विच आर फॉर्मल लोन्स. ये इनफॉर्मल लोन्स जहाँ लेते हैं उनके लिए ज़िंदगी भर का वही चक्कर रह जाता है कि पे ऑफ करना है, हाई इंटरेस्ट रेट्स, और वो लोग तंग करने लगते हैं. दूसरा प्रॉबेबली जो क्रॉप्स हैं, जो टेक का यूज़ करके कि कौन सा कब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज हम क्या कर सकते हैं. सो ये सारे हमारा एजेंडा में है. युवाओं के रोज़गार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है महाराष्ट्र में, कि जो रोज़गार के माध्यम यहाँ बन रहे थे उनको उठा कर दूसरे राज्यों में लेकर चला गया है. तो कैसे बनाए. एक चीज़ हुई थी जब हम लोग सरकार में थे, उस समय कोविड हुआ था, तो आपको पता नहीं है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट, अभी जो G20 हुआ था जब हम चेयर कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम एक ये बनाएंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ पे इंडिया होगा, यूरोप होगा, कनेक्टिंग इंडिया टू यूरोप. वो आदित्य जी और हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि मुंबई इज सच अ बिग सिटी फॉर ओशन इकोनॉमी, ब्लू ओशन इकोनॉमी. हम कैसे उसको UAE इन सबसे कनेक्ट करें. सो जो मिडल ईस्ट से हम कनेक्ट कर देन वी गो टू यूरोप. ये हम ऑलरेडी चर्चा कर रहे थे कि हाउ डू वी फाइंड न्यू मीडियम्स फॉर मुंबई टू री इन्वेंट इटसेल्फ, सस्टेनेबल मॉडल ऑफ रीडेवलपमेंट एंड री इन्वेंशन. सो दोज आर आइडियाज. अगर जनता हमें विश्वास जताकर हमें वोट देगी, आई एम वेरी क्लियर कि जो हमारे न्यू एज जॉब्स होंगे, न्यू एज आउटलुक होगा,
would be to skill people to new industries that are coming up. बात महिलाओं की चली है, थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी हम लोगों के सभी के मन में है कि रश्मि मैडम का क्या रोल होता है शिवसेना में और जब सरकार में थे, क्योंकि उस पर काफी आरोप भी हुए और चर्चा भी हुई। वो तो देखिए, आरोप करने वाले 10 आरोप लगा सकते हैं, पर मैंने रश्मि जी जैसे एक बहुत ही आई वुड से ग्रेसफुल, जिन्होंने इतना सब कुछ, इतनी उनको उल्टा सीधा उनके बारे में बयानबाजी की जाती है, फिर भी नेवर लॉस्ट हर टेम्पर, कभी किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोला होगा। यही होता है एक परिवार को चलाने के लिए, जो एक सहनशीलता चाहिए, एक धैर्य चाहिए, एक मैच्योरिटी चाहिए, वो करती हैं। उसके लिए अगर उनको गाली पड़ रही है तो आई एम श्योर वो एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनती होंगी, क्योंकि एक पूरे परिवार में इस तरीके के, अब मुझे याद है ये जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी, सुसाइड था, और जो क्योंकि कोविड पे लॉकडाउन था, सबके मनों में पता नहीं क्या क्या सीन्स बन रहे थे, इतना उसको वायरल किया गया, इतना उल्टा सीधा बयानबाजी की गई, आदित्य जी को अटैक करने की कोशिश की गई, आदित्य जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या उनके लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया, दे ट्राई टू अंडरमाइन हिम। एक अगर माँ देख रही है कि बेटे के साथ क्या हो रहा है, और वो भी झूठ बेबुनियाद, देयर आर 100 वेज ऑफ रिएक्टिंग, पर वो फिर भी अपने टारगेट पे, आदित्य जी भी लगे रहे, उद्धव साहब अपने काम पे लगे रहे, किसी तरीके से इधर उधर नहीं हुआ। सो आई थिंक ये एक स्टेडी फोर्स होना हर राजनीतिक पार्टी में, और राजनीति से नहीं, अपने परिवार को संभालना वो जरूरी है। और वो जो भी वो बोलते हैं कि अरे वो पावर है, वो ये है, वो ये है, आई थिंक जो उनको समझा है वो जानता है कि वो उनका कमिटमेंट पूरा फैमिली को लेकर है, और फैमिली को किस तरीके से दुनिया से जो अटैक करते हैं जो लोग हैं, उनसे संभाल कर रखना है। बीजेपी 45 प्लस दावा कर रही है। आप खुद हंस रहे हैं। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी के साथ आप लोगों ने 30 साल काम किया, चुनाव 4 जून के बाद ऐसी कोई संभावना बनती है क्या वापस उद्धव जी बीजेपी एक हो सकते हैं? बहुत शार्ट और बहुत important सवाल। तो आप, क्योंकि आप खुद ही हंस के 45 कह रहे थे, तो मैं इसमें जवाब भी नहीं देना चाहूंगी। से जुड़ा सर, वो जो हाँ। सर ने भी अच्छा मुद्दा उठाया था और लिखा भी है हम लोगों ने। आप देख रही होंगी ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं ये बहुत 48 important में से, उनमें ज्यादा से ज्यादा मुकाबला जो है बीजेपी का शिवसेना के, मतलब आपकी पार्टी से नहीं है। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? अरे डरे हुए हैं। इससे ज्यादा तो क्या, इससे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये हम लोग अभी आपके आने के पहले हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, हाँ, 18 सीट ऐसी है आपके 22 में से जो भी आप डायरेक्ट नहीं है लड़ रहे हैं, डायरेक्ट उनसे लड़ रही उनसे है, लड़ रहे हैं। और वो कांग्रेस एनसीपी से लड़ रहे हैं। उनका है कि यदि शिंदे जीते तो अपना ही है, और हार गए आप जीतेंगे तो आप बाद में फिर काम आएंगी। और उनको लगता है कि वो ही सारे निर्णय दूसरी पार्टियों के लिए लेंगे। वो सोचते हैं कि सब लोग इनकी तरह सोच रखने वाले लोग हैं कि सत्ता का मोह इतना है। अरे हमारा सत्ता का मोह होता तो उद्धव जी बने रहते अपनी जगह पर। सत्ता मोह होता, कहते हाँ ठीक है, कौन ईडी आईटी सीबीआई के चक्कर काटेगा, कौन इन लोगों के साथ विरोध करेगा, चलिए हम जुट जाते हैं, 30 साल का हमारा इतिहास है तो हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। आप ये उनका देखिए, उद्धव साहब सर का आप उसी में समझ सकते हैं कि आसान रास्ता नहीं अपनाया उन्होंने, रास्ता वो अपनाया जो सत्य और धर्म का था, और एक हर हिंदू का कर्तव्य होता है। भगवान श्री राम ने भी लड़ाई लड़ी है, और जब उनको माँ सीता को छोड़ने का समय आया उन्होंने उनको भी छोड़ा, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स की लड़ाई लड़ रहे थे। वो जो साम्राज्य अपना संभाल रहे थे वो जनता के मन का विश्वास जीत कर रहे थे। तो मैं कहती हूँ कि ये बड़ा आसान होता है बोलना कि अरे क्या है 18, अरे डरे हुए हैं। जो पीछे से वार करता है ना वो गीदड़ होता है, अफजल खान होता है, और अफजल खान की इतिहास तो महाराष्ट्र भली भांति परिचित है। तो जो सामने से लड़ाई लड़े, हम उनके साथ लड़ने को तैयार हैं। जो ऐसे इंडिपेंडेंट्स या अपने ABCD टीम को लड़ाए, वो डरा हुआ, घबराया हुआ, और सॉरी टू यूज द वर्ड, गीदड़ है। ईडी की कार्रवाई जो हुई है वो सबसे ज्यादा उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के नेतृत्व हुई है, ऐसा क्यों? इसलिए हुई है ना क्योंकि वो जानते हैं। अब आपने मुझे संजय राउत जी के बारे में पूछा, संजय राउत जी ने उनको इतना उनके स्किन के अंदर गए
कि उन्होंने एक सिविल केस को क्रिमिनल केस बनकर उनको जेल में डाल दिया। खुद उनकी बेल कहती है, मैं नहीं कह रही, ये प्रियंका चतुर्वेदी के वर्ड नहीं है, उनके जब बेल हियरिंग हुई ये कहा कि उनको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अरेस्ट किया, उनको इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि इनके पास और कोई चीज ही नहीं थी। सिविल केस को क्रिमिनल केस किया जिस डिस्प्यूट में वो है ही नहीं हिस्सेदार। तो ये उनका बेल हियरिंग कह रहा है। तो ईडी, आईटी, सीबीआई इसलिए लगा क्योंकि वो जानते थे। अब मैं आपको एक सिनारियो देती हूँ। चलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा अलायंस टूटा, हमने एक अलायंस बनाया। अगर आपके हिसाब से हमने बहुत अनपॉपुलर थे और 2.5 साल और काम करते तो और अनपॉपुलर होते, तो क्या आप जीत कर नहीं आते? जनता आपको जिताती नहीं? क्या वो लोग थकते नहीं हमारी पार्टी से और कहते चलो छोड़ो इन्हें, हम नया अलायंस जो बना है, जो बीजेपी अकेली लड़ रही है, 5 साल से लड़ रही है, हम बीजेपी को समर्थन देंगे? आपने वो नहीं किया, आपने शॉर्टकट अपनाया। तो इसलिए उन्होंने ईडी, आईटी, सीबीआई, और ईडी, आईटी, सीबीआई पॉलिटिकल पार्टीज को किया, कॉर्पोरेट हाउसेस को करने लगे। चंदा नहीं दिया तो ईडी, धंधा चाहिए तो चंदा, ये हालत बना दी है। आज मैं कहती हूँ 2024 में जैसी हमारी सरकार बनेगी वो बनना निश्चित है। 4 जून को सबसे पहले तो जो रीढ़ की हड्डियां खोई हुई हैं वो ढूंढेंगे उनके लिए कि भैया आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। और ईडी, सीबीआई, आईटी को याद दिलाएंगे कि जो आपने ओथ लिया था, आपने देश की सेवा के लिए लिया था, ना कि एक पार्टी की सेवा के लिए। और पार्टी हमेशा कोई भी पक्ष हो, जो जीतता है हारता है, ये तो राजनीति में लगा रहता है, पर देश के साथ इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना कि आप उनके यस मैन, इलेक्शन टूल किट बन गए, ईडी को जहां भेजा वो चले गए, शर्मनाक है। तो वो ये एजेंडा के तहत इस्तेमाल हुआ है। मैम कंक्लूड करें। मंत्रालय 2 दिन गए, जो बीजेपी के नेता है उन्होंने सिर्फ 2 दिन मंत्रालय गया और उनको सीएम नहीं बनना चाहिए था, तो ना तो पार्टी टूटती ना शिंदे साहब जाते। ये कौन कह रहा है? जो भी कह रहे हैं। कौन मंत्रालय में रजिस्ट्रार बने हुए थे क्या वो? उनका क्लेम है कि सिर्फ 2 दिन। हाँ, तो कोई यानी खुद देवेंद्र फडणवीस रजिस्टर पे साइन ले रहे थे क्या मंत्रालय में? क्या बात करें आप। मुझे ये बताइए, कोविड का समय था, कोविड के समय पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर नहीं कहते थे अपने घरों में बैठे रहो। आज महाराष्ट्र में चलिए वो मंत्रालय नहीं गए, चलिए उन्होंने घर से काम किया। आज WHO भी हमारे मॉडल को सराहा रहा है। खुद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भी मजबूर होकर कहना पड़ा धारावी मॉडल वाज द बेस्ट मॉडल। दूसरों में वर्ल्ड बैंक में की बात करूं, हार्वर्ड स्कूल में बात करूं, वहां पे धारावी मॉडल के बारे में चर्चा होती है कि कैसे उन्होंने कंट्रोल किया। तो ये आदमी को किस जगह पे बैठा हुआ दिख रहा है कि मंत्रालय से काम कर रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं? काम ही हो रहे हैं ना। और जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे अपने घरों में बैठे रहो, पूरा लॉकडाउन कर दिया, जिनको घर से बेघर कर दिया, उनकी पार्टी के वाले आकर लोग कहें। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जनता को याद होना जरूरी है कि जब हम कह रहे थे आप घर पे बैठो, आप राजभवन में जाकर षड्यंत्र रचा रहे थे। आप चाय समोसा पीते थे जब हम लोग कह रहे थे कि इस समय पर घर से बाहर मत निकलो। और सारे देश में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हुई, सारे अखबारों ने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज में सारे राज्यों का आया कि जो डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं और जो हकीकत में डेथ्स हुई हैं उसमें बहुत अंतर है। महाराष्ट्र में आपने एक भी देखा अंतर? एक नहीं था। कोविड क्या, मुझे याद है मैं मुंबई में बैठी हुई थी और दिल्ली में जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मैं रात भर सो नहीं पाती थी, रोती रहती थी, क्योंकि मुझे इतने फोन्स आते थे नोएडा से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से इतने नहीं पर दिल्ली से जो आते थे। प्रेग्नेंट महिलाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल जा रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे हैं, और रोना आता था कि आज मैं मुंबई में बैठी हूँ, हम लोग फिर भी साइंटिफिकली हमने ये मैनेज कर हमने ये विजन कर हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, सेकेंड वेव विल बी वर्स देन द फर्स्ट वेव, हमने ये किया था। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने तो कोविड को मात दे दिया है। आप दुनिया को एड्रेस करें, आप कुंभ मेला शुरू कर देते हैं, आप पार्लियामेंट में आकर पीठ थपथपा लेते हैं और तालियां बजवा लेते हैं। अरे आप कह रहे हैं घर पे बैठे हुए थे, ये इल्जाम लगेगा हम पर? घर पे बैठकर भी हमने वो लीडरशिप दिखाई जो आप 100 बार भी मंत्रालय पे घुसकर जा रहे हो, आप नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री 10 साल राज्य कर नहीं कर पाए। लास्ट, मतदाताओं की क्या अपील करना चाहेंगी? मैं मतदाताओं को बस यही कहना चाहूंगी कि बहुत आज ये जमाना ऐसा आ गया है, देश में इस तरीके का एक माहौल बनाया हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है, उस नैरेटिव के आगे देखिए। प्रधानमंत्री से सवाल जरूर पूछिए, जब वो कहते हैं मैं अकेला, तो उसमें अकेले से जरूर पूछिए कि आपने हमारे बच्चों के रोजगार के क्या किया,
बच्चे पूछें कि हमारे जो रोजगार के माध्यम थे, पढ़ाई के माध्यम थे, उसका क्या किया। जो 18 साल के लड़का लड़की आज वोट करने जाएंगे, वोट जरूर करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महिलाएं पूछेंगी कि आज जो गैस सिलेंडर 400 रुपए पे महंगाई की मार होती थी, 1200 रुपए पे किस तरीके से जनता के लिए काम हुआ है। पुरुष जरूर ये पूछें कि आप बार बार देश को ये भ्रमित करते रहते हैं हमारा जीडीपी पे हम 5वें नंबर पे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है हमारे देश की, आज हमारे महंगाई इतनी अपरंपार है। तो ये सारे मुद्दों को ध्यान करिए, भ्रष्टाचार को ध्यान करिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के शुरू कर दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। किसान याद रखें किस तरीके से उनकी जानें ली गई, उनको आतंकवादी कहा गया, उनको पाकिस्तानी कहा गया। ये सारे मुद्दों को ध्यान कर ऐसी पार्टियों को वोट करें जो आपके हित में काम करें, मन की बात ना करें, जन की बात करें।